आदाब, नमस्कार। मैं नाजिश रजा और वन टीवी में आपका स्वागत है। और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के सीएम का विपक्ष पे बड़ा हमला। चंद्रबाबू नायडू, लोकेश, बालाकृष्ण और पवन को बताया बहाली। बीआरएस नेता के कविता बोली, 5 राज्यों के चुनाव के बाद टूट सकता है इंडिया गठबंधन। आतिशी बोली, एमसीडी स्कूल तक पहुंची, शिक्षा में बदलाव की बयार, छात्रों को मिलेगा इसका लाभ। लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सीट शेयरिंग पे अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बीजेपी को बताया धोखेबाज। भारत में पार्लियामेंट 20 समिट यानी P20 का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए P20 देशों के नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि ये समिट एक महाकुंभ है और आप सभी लोगों का यहाँ आना शुभ है। पीएम मोदी ने P20 समिट को संबोधित करते हुए इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी बातचीत की। एक प्रकार से दुनिया भर की अलग अलग पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस का महाकुंभ है। आप सभी डेलीगेट्स अलग अलग पार्लियामेंट्स की कार्यशैली के अनुभवी हैं। आपका इतने समृद्ध लोकतांत्रिक अनुभवों के साथ भारत आना हम सभी के लिए बहुत सुखद है। फ्रेंड्स, भारत में ये फेस्टिव सीजन होता है। इन दिनों भारत भर में बहुत सारी फेस्टिव एक्टिविटी चलती रहती है, लेकिन G20 ने इस बार फेस्टिव सीजन के उत्साह को पूरे साल भर बनाए रखा है। हमने पूरे साल G20 के डेलीगेट्स को भारत के अलग अलग शहरों में होस्ट किया। इससे उन शहरों में फेस्टिविटी का माहौल बना रहा। इसके बाद भारत ने मून पर लैंड किया। इसने पूरे देश में सेलिब्रेशन को और बढ़ा दिया। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पंजाब के पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने अब घर वापसी का ऐलान किया है। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के सामने करने के बाद हाथ का साथ छोड़ कमल को थामने वाले वेरका ने एक बार फिर वापसी की ठानी है। वो फिर से कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। इस दौरान राजकुमार वेरका ने कहा है कि कई दिनों तक सोचने के बाद मैंने फैसला किया है। वहीं मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं, मैं बीजेपी से इस्तीफा दे रहा हूं। इसके बाद मैं अभी दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूं। तेलंगाना में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और चुनाव रंग चढ़ता दिख रहा है। यहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सत्ताधारी दल और विपक्षी के नेता अभी से एक दूसरे पे लगातार हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने तेलुगु देशम प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के उनके बेटे नारा लोकेश और उनके बहनोई बालकृष्ण और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण पे हमला बोला है। वहीं वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इन सभी को गैर स्थानीय यानी बाहरी बताया है। जगनमोहन ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि वे हैदराबाद में रहते हैं और आंध्र प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। ये नेता राज्य की संपत्ति लूटने की कोशिश कर रहे हैं और वे इस संपत्ति को कुछ मीडिया दिग्गजों के साथ హైదరాబాద్ में साझा करेंगे। గత 5 ఏళ్లలో ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది కదూ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూసినప్పుడు గత 5 సంవత్సరాలు మీరే చూసే ఉంటారు మీ బిడ్డ ప్రభుత్వము వచ్చి 4.5 సంవత్సరం అవుతా ఉంది దాదాపుగా 52 నెలలు
ఈ 52 నెలల్లో నేను అడుగుతా ఉన్నాను, చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనే వ్యక్తి కంటిన్యూస్గా ఒక నెలన్నా ఎప్పుడైనా మన రాష్ట్రంలో కనిపించాడా? కేవలం ఇప్పుడు రాజమండ్రిలో కనిపిస్తా ఉన్నాడు. दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने 2 दिवस एमसीडी स्कूल मेगा पीटीएम शुरू होने से पहले शुक्रवार को कहा है कि हम खुश हैं कि दिल्ली सरकार और एमसीडी के तहत सभी स्कूलों में एक संयुक्त मेगा पीटीएम आयोजित की जा रही है। इस बार हम दोनों के लिए पीटीएम आयोजित कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में अभिभावक इसमें शामिल हो सके। इस बात की कि दिल्ली सरकार और एमसीडी के सभी स्कूल्स में आज एक जॉइंट मेगा पीटीएम है। इस बार हमने पीटीएम को 2 दिन में रखा है, फ्राइडे और सैटरडे, 13 और 14 तारीख, क्योंकि हमें अक्सर पता चला है कि पेरेंट्स कई बार कहते हैं हम एक दिन में बिजी हैं, नहीं आ पाए, तो ज्यादा से ज्यादा माता पिता पार्टिसिपेट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा माता पिता हमारे स्कूलों में आ पाए। इसके लिए इस बार 2 दिन की हमने पीटीएम रखी है और सारे एमसीडी स्कूल्स में आज पीटीएम है, सारे दिल्ली सरकार के स्कूल्स में आज पीटीएम है। और पिछले 8 सालों से जब से दिल्ली सरकार में इस शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई है, माता पिताओं ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाजवाद पार्टी मिशन 2024 के फतह करने में जुटी हुई है। वहीं नवरात्रि में अखिलेश यादव 20 सीटों पे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकते हैं। कानपुर पहुंचे सपा मुखिया ने बीजेपी के दावे पे जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी को 80 सीट पे धूल चटाएगी। वहीं बता दें कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटों पे कमल खिलाने का लक्ष्य रखा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि आक्रमण रणनीति की बदौलत 80 सीटें बीजेपी के पाले में जाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि आम मतदाता को लगता है कि बीजेपी ने लोकतंत्र में संविधान ही खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी विपक्षी दलों ने साथ रहने का मन बना लिया है। वहीं विपक्षी मोर्चा का इंडिया नाम से गठबंधन तैयार हुआ है। वहीं इंडिया गठबंधन ने सभी पार्टियों के साथ रहने का फैसला किया है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है घटक दलों के साथ आम मतदाताओं को लगता है कि बीजेपी ने धोखा दिया है। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सपा मुखिया पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को लोकसभा चुनाव के लिए जुट जाने का आह्वान किया। भारत राष्ट्रीय समिति के नेता के कविता ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया टूट सकता है। के कविता ने कहा कि ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी और केसीआर जैसे नेताओं ने गेम चेंजर हो सकते हैं और मेरा विश्वास है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया टूट सकता है। इन इलेक्शन के परिणाम इंडियन में शामिल दलों के विचार बदल सकते हैं। दरअसल तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव है। के कविता ने आगे कहा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा वोट शेयर है, ये बना रहेगा। वहीं चुनाव के बाद गठबंधन ऐतिहासिक रूप से काम करते रहे। इलेक्शन के बाद हर पार्टी अपनी रणनीति पे फिर से विचार करेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह गुरुवार को मुंगेर पहुंचे हैं। लल्लन सिंह ने मुंगेर नगर निगम की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस कार्यक्रम के बाद जब पत्रकारों ने बक्सर रेल हादसे में जिन लोगों की मौत हुई और जो लोग घायल हुए इसको लेकर सवाल किया तो लल्लन उखड़ गए। उन्होंने केंद्र की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा है कि इस पर तो प्रधानमंत्री ही ना बोलेंगे। प्रधानमंत्री रोज वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं और रोज रेल दुर्घटना हो रही है। वहीं उड़ीसा में इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हो गई और कुछ नहीं हुआ। ये लोग अपनी प्रशासन में लगे हुए हैं, सब कुछ निजीकरण के हवाले किया जा रहा है, तो यही सब ना होगा। वहीं इससे पहले सांसद के इस शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में लल्लन सिंह जब मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे तो दर्जनों की संख्या में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका पहुंच गई। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के नारेबाजी करने लगी। महिला पुलिस बल के द्वारा शांत कराया गया, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने एक भी सेविका की बात नहीं सुनी। वहीं लखीसराय में पहुंची एक सेविका ने बताया कि मुंगेर के टाउन हॉल में पहुंचे लल्लन सिंह ने हम सेविकाओं के वेतन को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा है। सेविकाओं ने कहा कि आने वाले 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने का काम करेंगे, हमारी हड़ताल जारी रहेगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में आज करीब 50 सीटों पे उम्मीदवार तय किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की पिछली बैठक में करीब 100 सीटों पे उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाई थी। वहीं सीईसी की बैठक में खड़गे, राहुल गांधी, कमलनाथ आदि नेता शामिल हुए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं सभी 5 राज्यों की वोटों की गिनती 3 दिसंबर तक होगी। वहीं बीजेपी ने मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में अपने प्रत्याशियों के नाम घोषणा कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जानकारी के अनुसार पता चला है कि मध्य प्रदेश में और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के चयन के लिए आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति में फैसले लिए जाएंगे। अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है। फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है। उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा हुए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें उभर के आती हैं। फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। जंग के बीच कई देशों के नागरिकों की मौत हो चुकी है। इससे चिंतित भारत सरकार ने इजराइल में बसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया है। इसी क्रम में 212 भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट आज सुबह तेल अवीव ने नई दिल्ली पहुंची है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पे सभी का स्वागत किया। बता दें कि इजराइल में 18,000 से अधिक भारतीय रहते हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से लौटे एक छात्र ने बताया कि मैं भारत लौट के खुश हूँ। इजराइल में बहुत ही डरावनी स्थिति है, हमें बचाकर लाने के लिए मोदी सरकार का धन्यवाद। वहीं एक अन्य छात्रा ने कहा है, मोदी सरकार ने हमें वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप का मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। दोनों टीम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होगी। वहीं वनडे विश्व कप के मौजूदा संस्करण में दोनों टीम का फॉर्म शानदार रहा है। वहीं भारत ने ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की है। वहीं पाकिस्तान ने नीदरलैंड और श्रीलंका को हराया था। अब रोहित शर्मा और बाबर आजम की नजरें जीत की हैट्रिक लगाने पे होगी। इस बीच मौसम को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत मौसम विज्ञान ने मैच के दौरान अहमदाबाद शहर और उत्तरी गुजरात में हल्की बारिश की भविष्यवाणी भी की गई है। आज के समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ सिर्फ वन टीवी में।